दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कहानी सुनने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत बहुत कीमती है। आज की कहानी है विधवा। फूल जैसी गुलाबी सीमा दीदी किसी रंगहीन गंधहीन पुष्प की तरह पूरी तरह से सफ़ेद हो गई थी। रंग बदलने में उनका कोई दोष नहीं था। गुलाबी रंग का आलता, गुलाबी रंग की चूड़ी, गुलाबी रंग की ओढ़नी से गुजरते हुए, गुलाबी रंग की साड़ी, गुलाबी रंग की लिपस्टिक और गुलाबी रंग की बिंदी सीमा दीदी को अपने हाथों की लंबी लंबी पतली उंगलियों की तरह ही बेहद ज़्यादा पसंद थे। उनकी अपनी दुनिया ही पूरी तरह से गुलाबी थी। साहित्य में पढ़ा था कि प्रेम होने पर आँखों में गुलाबी डोरे तैरने लगते हैं। बीए पास मेरी सीमा दीदी अपनी आँखों में भी गुलाबी डोरे खोजने की लगातार कोशिश करती रहती, और जब कभी कुछ डोरे उन्हें मिल जाते तो वे खुशी से गुलाबी गुलाल हो जाती। यह सीमा दीदी के घर और इस दुनिया की 20वीं सदी के उत्तरार्ध का ज़माना था, जब लड़कियों की पढ़ाई का मतलब अच्छे घर में उनका ब्याह किया जाना होता था, क्योंकि ये लड़के अब ऊंचे दहेज के संग पढ़ी लिखी लड़कियों की मांग करने लगे थे। उनकी अम्मा के समय नदिया के पार से लेकर निकाह, प्रेम रोग, चांदनी आदि फिल्मों का ज़माना था। अम्मा को फिल्मों से बड़ा ही लगाव था और इसके लिए वे बाबूजी से भी बुरी तरह से लड़ पड़ती थी और लड़कर भी फिल्में देखने चली जाती थी। बाबूजी के मना करने पर उनको धमका भी देती थी, बीसी रोकियो ना, हमें रोकियोगे तो बम्बई चले जाएंगे और खुदे ही माला सिन्हा, मुमताज़ और माधुरी दीक्षित बन जाएंगे। बाबूजी मुस्कुरा कर चले जाते और अम्मा चुपचाप उन्हीं फिल्मों के गाने गाने लगती। बाबूजी को धमकाने वाली अम्मा दर्जी से सिलाए हुए अनमेल बेडोल झोल झाल वाले कपड़े में ही संतुष्ट रहती थी। एक दो धुलाई के बाद सब ठीक हो जाता है, यह अम्मा का सनातन वाक्य था, जिसे उन्होंने सनातन सच की तरह आत्मसात कर लिया था। अम्मा गजब की संतोषी थी। सीमा दीदी बिल्कुल अलग थी। वे अपने मन की करती थी, इसीलिए उन्होंने अपना नाम भी बदलकर संध्या से सीमा कर लिया था। अम्मा ने कहा था, शहरी नाम के देहाती कर लेने से हते। वे बोली, पूरा घर न देहाती रीति रिवाज से भरल हो, पहले ओकरा ख़त्म करना। सीमा को फिट और चुस्त कपड़े पसंद आते थे। दर्जी के सिले हुए बेडोल झोल झाल वाले कपड़े वे गुड़ी मुड़ी करके फेंक देती थी। अम्मा डांटती तो फिर उसे वे अपने हाथों से सुई धागा लेकर उसकी अच्छे से मरम्मत करती या अब की भाषा में ऑल्ट्रेशन करती रहती, तब तक जब तक कि वे अपनी देह को उसमें फिट कर पा लेने का संतोष न पा लें। यही उनकी पहली चॉइस थी। सात झंझट से एक निजात उन्हें यही लगा कि अब वे अपने कपड़े खुद ही सीना सीख लें। दर्जी को कपड़े ना देने से सिलाई के पैसे भी बच जाते हैं। हालांकि दर्जी को दिए जाने वाले सिलाई के पैसे वे अम्मा से लड़ झगड़ कर खुद के लिए ले ही लेती थी। उसके कभी गोलगप्पे खाती या फिर कभी हॉल में जाकर अकेले जाकर सिनेमा देख लेती। सिनेमा उसकी ज़िंदगी का एक और गुलाबी पन्ना था, जिसमें श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित धक धक करते हुए लगती और वे खुद मैं नागिन तू सपेरा की बीन पर अपने आंगन में माँ को लोट पोट होकर नागिन डांस दिखाने लगती। माँ, दीदी, दादी, चाची सब हंसते हंसते गुलाबी गुलाबी हो जाती थी। सीमा दीदी भी गुलाबी होने लगती और अम्मा के हाथ पकड़ पकड़ कर पुराने ज़माने के गीत गाने लगती। गुलाबी आँखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, और न जाने कौन से मेरे यारों संभालना मुश्किल हो गया। संभलना सभी के लिए मुश्किल हो गया था, सीमा दीदी संग पूरे घर के लिए। लेकिन उसके पहले सीमा दीदी के श्याम सलोने सुनील जी के लिए पता नहीं क्या संयोग था कि सुनील जी को भी गुलाबी रंग बेहद ज़्यादा पसंद था और वे भी सीमा दीदी के प्रेम के गुलाबी रंग में पूरी तरह से डूब गए थे। अब चिट्ठी लिखने का ज़माना नहीं था, फिर भी
सीमा दीदी ने सुनील जी से गुलाबी और नीले रंग के कागज़ और लिफाफे मंगवाए थे। आधे सुनील जी ने अपने पास रख लिए थे। यह मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज़ ना होना। लौटते समय सुनील जी ने गुलाबी और नीले रंग के कागज़ और लिफाफों के साथ साथ ढेर सारी किताबें भी लाकर उन्हें दे दी थी। उस रात कानों में सरगोशी करते हुए सुनील जी बोले थे, सुन रानी, मेरी रानी, जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा ना, तब हम दोनों रोज़ एक चिट्ठी एक दूसरे को लिखेंगे और रोज़ रात में इस किताब का अकेले में पाठ करेंगे। माने तुमसे दूर रहेंगे तो तुम्हारी कमी ऐसे ही पूरा करेंगे क्या? सीमा दीदी ने किताबें देखनी चाहिए थी। सुनील जी ने मना कर दिया था, अभी नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे जाने के बाद। और हाँ, किसी के हाथ में बिल्कुल नहीं पढ़नी चाहिए, ना हमारी तुम्हारी चिट्ठी और ना ही किताब, सब समझी, बड़ी ही सावधानी से। सुनील जी की आंखों में शरारत थी और होठों पर हर श्रृंगार की खुशबू। रात भर सीमा दीदी सुनील जी मेरे सपनों की रानी बनी हुई भौराई फिरी थी। फिर सुनील जी चले गए थे। सीमा दीदी कई दिनों तक उदास कुम्हलाई सी यहाँ वहाँ फिरती रही थी। सुनील जी फ़ोन करते, सीमा जी का कलेजा मुंह को आ जाता। वे सुबकने लगती, फ़ोन पर बतियाती कम, सुबक सुबक कर मनुहार करने लगती, आ जाइए ना, या फिर मुझे भी ले चलिए ना अपने साथ, फ़ोन कर रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं, समय आने दो, लेकर भी जाएंगे, आखिर तुम हमारी रानी हो, हमारे दिल की रानी, सुनील जी उसे समझाते हुए कहते। सीमा दीदी ना समझ बनी रहती। नील उस समय छोटा था, लेकिन अपनी सीमा दीदी पर दिन रात मर मिटने वाला। दोनों की उम्र में लगभग 12-13 साल का फासला था। नील को याद है उसके गांव की दादी और चाची के भी साथ साथ बच्चे हुए थे। तब शायद उम्र का कम होना एक वजह रहती होगी। कम उम्र में माँ बाप की शादी हो जाती थी, कम उम्र में ही उनके भी बाल बच्चों की शादी। इधर उम्र है तो कामना है, कामना है तो प्यार की बयार है, अटखेलियों की फुहार है। यह शायद उस समय की परपाटी में चल भी जाता था और बधाई हो जैसी फिल्में बनने से बच जाती थी। भाई बहनों में 12, 14, 16 साल का अंतर तब बहुत ही आम बात थी और इसके लिए ना तो भाई बहन शर्म से डूबते थे और ना ही उस वक्त के माँ बाप को ही कोई संकोच होता था। नील का परिवार शहर में आ गया था। सोफे, फ्रिज, टीवी सब बदल गए थे। बात व्यवहार में कोई खास अंतर ना आया था। अन्यथा सीमा दीदी का ब्याह भी 20 की उम्र में ही ना हो जाता, वह भी आज के ज़माने में इस शहर में। उम्र के इस फासले पर भाई के बदले अगर बहन बड़ी हो तो माँ का काम बड़ा ही आसान हो जाता है। माँ का सरोकार केवल बच्चे को दूध पिलाने से ही रह जाता था। नील के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसकी सारी देख रेख सीमा दीदी ही करती थी। सीमा दीदी तो नील को अपने बेटे जैसे ही प्यार करती थी। उसे पाकर जैसे गोधूलि की आभा से पूरी तरह से भर गई थी। वे नील को नहलाने धुलाने से लेकर उसके सारे के सारे काम करती रहती। बचपन में मोहल्ले में सुने हुए सोहर को उन्होंने अपने लिए बदल दिया था। जुग जुग जियो नील भवा की घरवा के भाग, जागल हो मैया गोदिया में आइल, भैया की दीदिया के आस जागल हो। नील काफ़ी दिनों तक सीमा दीदी को ही अपनी माँ समझते रहता था। सीमा दीदी के ब्याह के समय प्रसन्नता के बदले सदमाग्रस्त था कि उसकी दीदी घर छोड़कर चली जाएगी। वह खूब रोया था। दूल्हे के रूप में सुनील जी को देखकर वह उसे विलेन समझने लगा था। सुनील जी ने जब मजाक नील को अपनी गोद में खींच लिया था और उनसे कहा था, अरे हमरे बाल गोपाल सार तनी हमरे तन भी लगिए, तब भी नील के चेहरे से क्रोध की ललई नहीं उतरी थी। ढेर सारी आइसक्रीम और चॉकलेट के बाद ही नील के चेहरे से क्रोध की ललई प्यार की गुलाबी ललई में जाकर बदली थी। शहर में आने के बावजूद गांव से ही प्रेरित रस्मों रिवाज के तहत नील
सीमा दीदी की विदाई के बाद 1 हफ्ते बाद ही कलेवा लेकर गया था और दीदी को विदा करवा कर लाया था। सीमा दीदी के गुलाबी संझा फूल जैसे चेहरे पर भरी हुई मांग में पीला सिंदूर लगाए देखकर उसे बहुत अच्छा लगा था। सुनील जीजाजी ने ढेर सारी चॉकलेट से नील का बक्सा भर दिया था। वह अब उनसे थोड़ा बहुत खुश था। गौने से पहले सुनील जी का सीमा दीदी के पास आना जाना लगा रहा था। सीमा दीदी और सुनील जी को कमरे में बंद पाकर नील गुस्सा जाता था। दरवाज़ा खोलने पर उन दोनों के चेहरे जहां आपसी मेल मिलाप के फटाके और फुलझड़ियों से खिले रहते, नील का चेहरा गेंद की तरह सूजा हुआ रहता, सिर्फ इस बात से कि जीजाजी तो उनके हिस्से दीदी को अपने साथ बंद किए रहते हैं। फिर तो जीजाजी के आइसक्रीम या चॉकलेट भी उस सूजन को कम नहीं कर पाते थे। सिर्फ सीमा दीदी ही उन्हें जब अपने पास बिठाती, उनके बालों को सोहराते हुए जुग जुग जियोस गुनगुनाती, तब जाकर धीरे धीरे नील का गुस्सा कम होता और फिर दोनों आपस में साथ मिलकर चॉकलेट खाते और प्लान बनाते कि इसमें से एक टुकड़ा भी हम जीजाजी को नहीं देंगे। सामने जो घट रहा था उससे इतर कहीं कुछ और घट रहा था, जिसके कारण सीमा दीदी की चेहरे की सूरजमुखी चमक घनी अमावस में गुम हो गई। पूरा घर तूफानी ओले और बादल फाड़कर बहती धार में पूरी तरह से डूब गया। कैसे हुआ और क्या हुआ ये किसी की समझ में अब तक नहीं आया, क्योंकि मोटर बाइक एक्सीडेंट ने सुनील जी के पूरे शरीर को, यानी कि 5 फीट 10 इंच की लंबाई चौड़ाई से लोथड़े में बदल दिया था। ट्रक ने पता नहीं किस एंगल से टक्कर मारी थी। सीमा दीदी दरो दीवार से सिर टकरा कर बार बार बेहोश हो जा रही थी। सुबह उनके ताज़ा खिले गेंदा गुलाब जैसे चेहरे पर सदियों के सूखे पड़े फूलों की पत्तियों का पतझड़ आ गया था। बसंत उनके जीवन से पूरी तरह से गायब हो गया था और उनके कमरे में गुमसुम गंध फैल गई थी। सीमा, अड़हुल, गुलाब सभी रंग उनसे जैसे रूठ गए थे। सीमा दीदी घुटने में सिर घुसाए सारे समय अपने कमरे में गुमसुम सी बैठी रहती, सुबह से शाम तक, शाम से भोर तक। नील भी अब शादी और वैधव्य का मतलब समझने लगा था। सीमा दीदी को देखकर उसका कलेजा रोता रहता। एक दिन उसने अम्मा से कहा, अम्मा, सीमा दीदी की दूसरी शादी करवा दो ना। अम्मा वहाँ से चुपचाप लंबी सांस लेकर उठ गई थी। अपने कमरे के दरवाजे से बाहर निकलते हुए सीमा दीदी ने नील की बात सुन ली थी। वे चुपचाप अपने कमरे में उल्टे पांव लौट गई थी। कमरे की सभी दीवारें दरकने लगी थी। सीमा दीदी की हिलकती देह और आंसुओं से भीगे चेहरे से। सीमा दीदी अब नील को अपने साथ नहीं सुलाती थी। वे अपने कमरे में अकेली ही सोती थी। नील बाबूजी के साथ अब सोने लगा था। एक रात हिम्मत करके वह बाबूजी से बोले, बाबूजी एक बात कहूँ? बोलो। नींद में जाते हुए बाबूजी बोले, सीमा दीदी की दूसरी शादी कर दीजिए ना। नींद की गोद में जाते हुए बाबूजी जैसे जलते हुए तवे पर बिठा दिए गए थे। वे छटपटा कर उठ बैठे, बत्ती जलाई, नील का चेहरा ध्यान से देखा, जिस पर अपनी दीदी के वर्तमान और भविष्य की चिंतित रेखाएं साफ दिखाई दे रही थी। बाबूजी ने उससे घूर कर पूछा, किसने तुमसे यह कहा? किसी ने नहीं। सीमा बोली है क्या? नहीं बाबूजी, बिल्कुल नहीं। फिर तुम्हारे दिमाग में यह बात आई कहाँ से? सीमा दीदी को देखकर, पिताजी, वे सारे समय केवल रोती रहती हैं, उदास रहती हैं। पहले वे कितना हंसती बोलती थी, हमरे साथ खेलती बोलती थी। बेटा, भाग्य ने उसकी हंसी छीन ली तो हम क्या कर सकते हैं? दीदी की शादी फिर से करके उनकी हंसी लौटा सकते हैं पिताजी। हम लोगों में यह नहीं होता है। आगे से फिर ऐसा कभी मत कहना। बाबूजी करवट बदल कर सो गए।
सोए क्या, जागते रहे। नील भी दूसरी करवट जाने कब तक जागता रहा। सीमा दीदी करवट बदल बदल कर जगी रहती पूरी रात। अम्मा कुछ दिनों तक उसके साथ सोई थी, फिर सीमा दीदी ने ही मना कर दिया था। अम्मा ने भी ज़्यादा जोर नहीं दिया था। ससुराल वाले दोबारा फिर कभी नहीं आए। जब नाथ ही चला गया तब उसका पगहा लेने कौन आए और कौन जाए। सीमा दीदी घर की परमानेंट मेंबर हो गई। उदासी भी उनके चेहरे का परमानेंट भाव हो गया। नील पढ़ने के लिए दरभंगा से दिल्ली चला गया था। वे हर बार फ़ोन करता, दीदिया तोरा लागी कथी ले आया हूँ, कुछो ना तबो कह लिया हूँ न जे कुछो ना चाही। घर लौटते जब नील जबरन सीमा दीदी के गोद में लेट जाते, दीदिया वो सोहर छ गा भी ना। बहुत ज़िद करने पर भी सीमा दीदी सोहर गा देती, लेकिन बिल्कुल सपाट स्वर में। गाते समय आंखों से टप टप मेघ झड़ते रहते। धीरे धीरे नील ने गाने की फरमाइश अब बंद ही कर दी। सीमा दीदी ने किसी को भी अपने कमरे में घुसने से साफ मना कर दिया था। यहाँ तक कि वे उसकी साफ सफाई भी खुद ही अकेली ही करती थी। उनका बक्सा साड़ियों से अटा हुआ पड़ा था। बहुत सारी साड़ियाँ थी उनके पास, लेकिन वे केवल 3-4 साड़ियाँ बदल बदल कर वही पहनती रहती। फिर सीमा दीदी बीमार रहने लगी। माहवारी में खून तो बहता ही, बीच बीच में स्राव भी अब शुरू हो जाता। स्राव के बीच का अंतर कम होने लगा। उसकी मात्रा भी लगातार बढ़ने लगी। शहर की लेडी डॉक्टर को अब दिखाया गया। उन्होंने आगे के डॉक्टर को रेफ़र कर दिया और आने वाली रिपोर्ट से सभी बुरी तरह से स्तब्ध रह गए। डॉक्टर ने पूछा, इनकी उम्र? फिर खुद ही प्रिस्क्रिप्शन पर लिखा देखकर चुप हो गए। बोले, आमतौर पर यूट्रस का कैंसर मेनोपॉज के बाद या फिर 50 साल की उम्र से शुरू होता है। इतनी उम्र का यह केस पहला केस ही मेरे पास आया है, वह भी 4th स्टेज पर। बेटे, तुम्हें पता कैसे नहीं चला? सीमा दीदी उनको अनसुना करके चुप ही रही। डॉक्टर ने अम्मा से पूछा, आपको भी नहीं पता चला? इन्होंने आपको भी कुछ नहीं बताया था? आंसू बहाती अम्मा ना में सिर डुलाती रही। घर में मातम छा गया। खून बहाते बहाते सीमा दीदी एक दिन रक्त और देह की परिभाषा से अलग होकर कहीं चली गई। नील हतप्रभ रह गया। इतनी जल्दी? ना तो सीमा दीदी की उम्र थी जाने की और ना ही नील की इतना सब कुछ समझ पाने की। एक बार जब सुनील जी के साथ सीमा दीदी सिनेमा देखने गई थी, जाने क्यों नील उनके कमरे में चला गया था। उनके बिस्तर पर लेट गया था। सिरहा ने कुछ चुभा तो उसे देखने के लिए तकिया ऊपर उठाया और तकिए के नीचे जो निकला उसे देखकर उनकी अपनी ही सांसें ऊपर नीचे होने लगी। भले ही उम्र कम थी, फिर भी इतनी समझदारी तो आ ही गई थी कि यह किताब सामान्य किताब नहीं है। उसे सभी के सामने लेकर जाया जा सके और पढ़ा जा सके, बिल्कुल नहीं। नील की समझ में सब कुछ आने लगा, तो इसीलिए सीमा दीदी और सुनील जीजा जी अंदर कमरे में बंद होकर ही खी करते रहते हैं। सीमा दीदी जिस दिन गई उस दिन उनके कमरे में जाने का किसी को भी होश नहीं रहा। दूसरे दिन उस कमरे में दिया जलाने के लिए जब अम्मा को उठाया गया, तब जाने क्यों नील एकदम से चौंक पड़ा। जल्दी से उसने कहा, अम्मा तू हमरा दिया दे दे, हम दीदी के कमरे में रख आते हैं। दिया लेकर नील कमरे में गया और उसे भीतर से बंद कर लिया। सीमा दीदी के 2-3 बक्से थे। उन्होंने एक एक करके सभी बक्से खोले। सभी में शादी की साड़ियाँ भरी हुई थी। नील पागलों की तरह सभी साड़ियाँ बाहर निकालने लगा। हर दूसरी तीसरी साड़ी के बीच एक किताब रखी हुई थी, लगभग 30-35 किताबें। इन सभी किताबों को देखकर नील बुरी तरह से हैरान रह गए।
एक बक्से में एक थैला था जिसमें सुनील जीजाजी की चिट्ठियां भरी हुई थी। जाने किस चुंबकीय आकर्षण से वे उन सभी चिट्ठियों को निकाल निकाल कर पढ़ने लगे। प्रेम रस में सराबोर इमरती जलेबी होती हैं चिट्ठियाँ। प्रेम के सभी शास्त्र को धत्ता बताती चिट्ठियाँ। 2-4 चिट्ठियों को पढ़ने के बाद नील ने उन सभी को उसी थैले में फिर से वापस बंद कर दिया। बिस्तर के नीचे भी कई किताबें थीं। एक किताब के भीतर एक पन्ना मोड़ा हुआ था, मतलब सीमा दीदी इन सबको पढ़ते हुए ही विदा हुई थी। नील की आंखों से आंसू बहने लगे। आंसू किताब के खुले पन्ने पर बेतहाशा गिरते रहे। पन्ने गीले होते गए। नील ने गीले हो गए पन्ने का मोड़ा हुआ कोना सीधा किया। लंबी सांस लेकर उसे सूंघा। उसमें सीमा दीदी के साथ साथ सुनील जीजाजी की भी खुशबू भरी हुई थी। फिर सारी किताबें सावधानी से एक जगह समेटी। चिट्ठियों और किताबों को एक कार्टन में संभाल कर रख दिया और ब्राउन सेलोटेप से उसे खूब अच्छे से पैक करके रख दिया। दूसरे तकिए के नीचे चॉकलेट के कुछ खाली रैपर भी पड़े थे। एक चॉकलेट नया था। नील ने उसे खोल लिया और खाने लगा। उन्हें सुनील जीजाजी का मजाक याद आया। अरे हमरा ननकू सरऊ, जब तुम्हारा ब्याह होगा ना तब तुम्हारी स्वीट हार्ट को तुम्हारी दीदी के पास सुला देंगे और तब पूछेंगे अब कहो मन कैसा लग रहा है। किताबों वाले पैक कार्टन को एक बार फिर से अच्छे से देखते हुए नील ने भीतर से दरवाज़ा खोला। बाहर की हवा और सूरज की रोशनी दोनों एक साथ कमरे में अंदर आए, लेकिन उस हवा और रोशनी से नील का तन मन बिल्कुल नहीं खिला। वे हिलक हिलक कर रो रहा था। सभी को मालूम था नील और सीमा दीदी का प्रेम। एक तरह से सीमा दीदी ही तो उसकी माँ थी। अम्मा ने तो उन्हें केवल जन्म दिया था, बाकी सारे उसके काम सीमा दीदी ने ही किया था। कितना प्यार करती थी सीमा दीदी उन्हें। हर राखी और हर भाई दूज में उसके लिए बड़े ही मन से थाली सजाती थी। छुटपन में सीमा दीदी उसे गुदगुदी करती हुई कहती, अत्ता पत्ता नील के 5 को बेटा। सीमा दीदी यह फकरा पढ़ते हुए नील की आंख में गुदगुदी लगाने लगती। नील को मालूम हो गया था कि कब सीमा दीदी कौन सा शब्द उच्चारेंगी और कब उनके हाथ की 2 उंगलियां उनके कान तक पहुंचेगी और कब उनकी उंगलियां उन्हें गुदगुदाना शुरू करेंगी और कब वे खिलखिलाना शुरू करेंगे। दोनों भाई बहन हंस हंस कर लोटपोट होते जाते। नील को इतनी गुदगुदी लगती कि अंत में वे कहने लगते, अब नए गे दीदिया, अब नए। नील कमरे के दरवाजे से बाहर आकर वहीं आकर बैठ गया। वहीं बैठ गए और फूट फूट कर रोने लगा। इतना कि अम्मा बुरी तरह से डर गई। बाबूजी बाहर से आए, नील को ज़मीन पर से उठाया और कुर्सी पर बैठा दिया। बाबूजी ने सांत्वना का हाथ नील के माथे पर रखा। नील बुरी तरह से फूट पड़े। बोले थे आपको कि दीदी की दूसरी शादी करवा दीजिए। शादी हो गई रहती तो आज हमारी सीमा दीदी हमरे पास होती। बहुत उम्र तो नहीं थी नील की, लेकिन चुपके से सीमा दीदी का इलाज कर रहे डॉक्टर से मिलकर आए थे। वे अकेले में पूछ आए थे क्या क्या हो सकते हैं इस कैंसर के होने के कारण। मोटापा, जेनेटिक, मन में कोई गांठ, लाइफस्टाइल, कोई चिंता या कई बार। प्लीज़ डॉक्टर। डॉक्टर ने नील की ओर देखा। मूंछों की रेख अब उसकी आने लगी थी। चेहरे पर किशोर वय के भाव थे, सो वक्त की नज़ाकत के कारण एक वयस्क के भाव लेने लगे थे। डॉक्टर ने अपनी हिचकिचाहट पर काबू रखते हुए कहा था, समटाइम्स लैक ऑफ फिज़िकल रिलेशनशिप। तुम्हारी दीदी शादीशुदा थी ना? जी, विडो। यस, आई कैन अंडरस्टैंड। डॉक्टर तो समझ गए थे, बस घर के लोग ही नहीं समझ पाए थे।
समय को बीतना होता है सो बीत ही जाता है। नील अब बड़ा पत्रकार हो गया था, शादी भी हो गई थी। अब वे दूसरे शहर में रहते थे। उस घर से जाते समय अपने सामान के साथ साथ सीमा दीदी की किताबों और चिट्ठियों वाला कार्टन भी उसने अपने साथ ही ले लिया था। किसी को भी उस कार्टन को खोलने की इजाज़त बिल्कुल नहीं थी। पढ़ाई के लिए जाते समय नील ने घर में सभी को सख्त ताकीद कर दी थी। अब इस घर में भी ब्राउन टेप से पैक वह कार्टन उतनी ही हिफाजत से रहता था। केवल एक बार अनपैक किया था। सीमा दीदी की कहानी बस अपनी पत्नी दिशा को सुनाते समय दिशा ने सारी किताबें ध्यान से देखी थी और कुछ चिट्ठियां भी पढ़ी थी। नील के सामने वह शर्म से लाल होती रही। नील गंभीर बैठे रहे। बोले, यह शर्म का नहीं, सोच का विषय है। किसी के मन की कामना को समाज की तथाकथित मान्यताओं के ऊपर बलि चढ़ा देना, यह हत्या है। समाज द्वारा की जाने वाली हत्या, अपने लोगों द्वारा की जाने वाली हत्या। क्या होता अगर सीमा दीदी का ब्याह फिर से करवा दिया जाता? तब शायद उन्हें कैंसर नहीं हुआ होता, शायद वे बच गई होती। तब शायद वे खुद इन किताबों और चिट्ठियों को नष्ट कर गई होती, या फिर शायद इन किताबों से वे अपने जीवन में प्रेम की फूही बरसाती होती। देखो तो दिशा, ध्यान से देखो। सुनील जीजा जी और सीमा दीदी का प्रेम अपने लाल गुलाबी रंगों को छोड़ता हुआ पीले रंग में पहुंच गया था। गौर से देखो इनकी ये चिट्ठियाँ, तुम्हें इन पर प्रेम के पीले अक्षर दिखाई देंगे। और ये किताबें तुम्हें पीली पुस्तक नहीं, हल्दी से रंगी हुई दिखेंगी। हल्दी तो शुभ और सेहतमंद होती है ना। नील ने कार्टन फिर से उसी तरह से वापस पैक कर दिया था। दिशा चुपचाप नील को देख और सुन रही थी। पति को समझने की कोशिश कर रही थी। कुछ समय पहले आई हुई शर्मिंदगी की लहर अब विचारों के प्रवाह में घुल गई थी। नील बोले, तुम इन तथाकथित मान्यताओं की बेड़ियों में कभी मत बंधना। कल को अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो तुम दूसरा ब्याह ज़रूर कर लेना, और जो हम साथ साथ रहें और हमारे बच्चे हुए तो उन्हें शरीर के बाहरी और भीतरी हर अंग प्रत्यंग की समुचित शिक्षा और सलाह हम दोनों को मिलकर देंगे। खुली बातचीत का ऐसा माहौल रखने की कोशिश करेंगे जहाँ ना कोई सीमा दीदी बने और ना ही इन पुस्तकों की ज़रूरत पड़े। बहुत दिनों बाद एक बार फिर से नील फूट फूट कर खूब रोया था। दिशा ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया था। नील को लगा जैसे वे सीमा दीदी की गोद में है। उसके मुंह से निकला, फिर से ऊ सोहर सुनाव न दीदिया। नील किसी गहरी झील में चला गया था। झील में एक नाव थी। नाव में सीमा दीदी और नील बैठे थे। नील के बाल सहलाती सीमा दीदी सोहर गा रही थी, जुग जुग जियोस नील भवा। नील ने आंखें खोली। पति के खुले बाल उसके चेहरे पर झूल रहे थे। वह बोले, हमारे जब बच्चे होंगे तब हम यह सोहर गाएंगे अपने बच्चों के लिए, भले ही मेरा स्वर सुर के बदले रेंगने लगे। दिशा थोड़ी सी इतराई, तब की तब देखेंगे, अभी तो। वह गुनगुनाने लगी और हो गई एक नई ज़िंदगी की शुरुआत। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो अब जाकर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और हाँ, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट में हमें अपनी राय ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और तब फिर रोज़ की तरह लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।